दोस्तों लास्ट के वीडियो में हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की एनालिसिस की थी। क्वेश्चन जो हैं वो कुछ सवाल एनसीईआरटी से पार्सली सॉल्वेबल थे, कुछ डायरेक्टली सॉल्वेबल थे और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे जो किसी भी सोर्स से सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था एग्ज़ाम हॉल में खास करके। तो हमने डिस्कस किया था 73rd नंबर के क्वेश्चन तक कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किस तरीके से ये न्यूट्रिएंट्स में रीच नहीं होते बल्कि पुअर होते हैं, इसके रीज़न को समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बट ये सवाल देखने में सीधा लगता है बट ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इसका आंसर भी अलग अलग दे रहे हैं और इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा अप्रोप्रिएट आंसर भी इसमें बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है जिस तरीके से इसकी फ्रेमिंग है इसमें एग्जैक्ट आंसर बता पाना ये तो यूपीएससी ही डिसाइड कर पाएगी, बट फिर भी देखते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो कॉन्टिनेंट और ओशन है इनके बीच में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट यानी टेम्परेचर में जो डिफरेंस है ये समर सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है विंटर के मुकाबले। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो हीट की जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है ये लैंड सरफेस के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है पहले ये समझते हैं। अब देखिए स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट जूनियर क्लासेस की एनसीईआरटी में तो है बट डिटेल में और सही तरीके से बहुत ज़्यादा ब्रॉडली एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर 11 में, जो कि क्लास 11 फिजिक्स है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और मैंने आपको पहले भी बताया है, अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं सोर्स वगैरह तो खैर अलग बात है बट हमारा मकसद है कि हम उस क्वेश्चन से बिल्कुल बेस्ट तरीके में लर्निंग ले पाएँ और उसके इर्द गिर्द किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन रिपीट होता है उससे संबंधित तो वो हमारा गलत ना हो। ना कि मैं ये क्लेम करता हूँ कि इस सोर्स से आप इसे पढ़ करके सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे सवाल अगर एनसीईआरटी से हैं भी तो उन्हें याद रख पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इन्होंने पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काम करती है और बाकी सारी चीज़ें, बट डायरेक्टली अगर आप इसकी डेफिनेशन वाइज जाएं तो ये बताया गया है कि हर सब्सटेंस की एक यूनिक वैल्यू होती है कि वो कितने अमाउंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा जिससे उसके टेम्परेचर में 1 यूनिट बदलाव आए। इसे दूसरे शब्दों में भी हम समझ सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज कोई स्टोन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी वेट 1 kg है। अब अगर इसे हीट किया जाएगा तो इसके टेम्परेचर में बदलाव आएगा। लेट सपोज पहले 45 डिग्री का था, इसे हीट करने के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। तो अब ये 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने में जितने यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ी वही कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए वाटर की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है ये लैंड के मुकाबले ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वाटर को लैंड के मुकाबले गर्म होने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आई थिंक 5 टाइम्स ज़्यादा होती है लैंड के मुकाबले। तो यहाँ पे इनका पूरा कंपैरिजन है, सारा इन्होंने चार्ट दिया है किस तरीके से वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4186 होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एल्युमिनियम, कार्बन, कॉपर इन सभी के मुकाबले। और ये बात भी देखिए, ओनिंग टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द वाटर वार्म्स अप मच मोर स्लोली देन द लैंड ड्यूरिंग समर। क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस कारण से क्या होता है कि वाटर धीरे गर्म होता है लैंड के मुकाबले ड्यूरिंग समर। तो इस चीज़ को ऐसे भी आप समझ सकते हैं ऑब्वियसली कि डेजर्ट एरिया में जो अर्थ सरफेस है ये जल्दी गर्म और ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि वो डेजर्ट एरियाज़ हैं, तो अगर वाटर वाला अगर कोई एरिया हो, आसपास ओशन हो, तो फिर वो धीरे गर्म होंगे। बट डेजर्ट एरियाज़ में चूंकि वो लैंड है तो इस तरीके से वो जल्दी गर्म होंगे और जल्दी ठंडे भी होंगे। क्यों? क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। ये क्वेश्चन भले ही काफ़ी टफ है बट इसका लिंकेज हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलता है। ये सवाल देखिए 2021 में पूछा गया था कि वाटर जो है ये दूसरे लिक्विड के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिसॉल्व करता है, ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न देखिए, डाइपोलर है वाटर, यानी H+OH- में टूटता है, इस कारण से ये बहुत ज़्यादा डिसॉल्विंग नेचर का होता है। अब क्या ये गुड कंडक्टर है, हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट है या ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन है? तो देखिए इसमें से एक ऑप्शन था कि स्पेसिफिक हीट की हाई वैल्यू होती है वाटर की, जो कि फैक्चुअली करेक्ट है बट इस कारण से ज़्यादा डिसॉल्व नहीं करता है, बल्कि हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ऑब्वियसली डिसॉल्विंग के साथ। तो ठीक है, उस ऑप्शन के कारण ये तो समझ में आता है कि हाँ स्पेसिफिक हीट काफ़ी ज़्यादा होती है लैंड सरफेस के मुकाबले वाटर की। तो स्टेटमेंट 2 काफ़ी आसान है बट सारा खेल यहाँ पे स्टेटमेंट 1 पे है। ऐसे सवाल आपसे बाकी एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं बिल्कुल डायरेक्ट कि वाटर एक एक्सटर्नल कूलिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, इस कारण से ये एक्सेलेंट कूलिंग एजेंट्स होते हैं।
ये क्वेश्चन CDS 2016 का है। पूछा जा रहा है कि हॉट सनी डेज में पीपल जो है ये रूफ टॉप पे वाटर स्प्रिंकल करते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर, पहला ये कहा जा रहा है वाटर हेल्प करता है एयर को अराउंड रूफ टॉप टू एब्जॉर्ब द हीट इंस्टेंटली। दूसरा ये कि वाटर की लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तीसरा ये वाटर इजीली अवेलेबल होता है। चौथा वाटर हैज़ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमें पता है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तो गलत है ऑलरेडी। ये सब तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, वाटर इजिली अवेलेबल है या ये चीज़ें। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, वाटर में लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। अब लेटेंट हीट क्या है, तो ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में। आप CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे तो, क्योंकि अभी अगर मैं ये कॉन्सेप्ट बता भी दूँ, इसके साथ 5-10 सवाल भी प्रीवियस ईयर के कवर करने हैं, तभी एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल पाती है। फिर भी ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए, अगर कोई मटेरियल है वो लिक्विड स्टेट में, अब अगर इसमें एनर्जी दी जाएगी तो ये लिक्विड टू वेपर में भी चेंज हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर में बदलाव किए। तो इस टाइम पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई इस प्रोसेस में वो लेटेंट होती है। तो इस तरीके से ये गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एग्जाम्पल ये है कि आइस जो है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं जब ये मेल्ट करते हैं तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट क्या कॉन्टिनेंट और ओशन में ज़्यादा होता है, समर में या विंटर में? समर्स में क्या होता है कि वाटर जो है ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जिसे ये क्विकली विंटर में लूज़ नहीं कर पाते। इस वजह से विंटर में क्या होता है, लैंड जो है ये एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाती है, जबकि जो वाटर है ये फिर भी आप कह लें कि वार्म ही रहती है हाई थर्मल कॉन्टेस्ट के कारण। तो विंटर में ये वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलती है समर के मुकाबले। तो अगर यहाँ हम देखें पहला अगर गलत है तो सही आंसर हमारा फिर क्या निकलेगा, ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब काफ़ी डिफिकल्ट सवाल है ये, नो डाउट, बिकॉज इस तरीके से सोच पाना, क्योंकि ये टेम्परेचर कॉन्टेस्ट वाली बात है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के साथ अगर हम एसोसिएट करें तो इसका डायरेक्ट लिंकेज नहीं देखने को मिलता, बिकॉज यहाँ पे कई सारे और भी फैक्टर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थक्वेक के ऊपर है। तो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला ये कहा जा रहा है कि जो सीस्मोग्राफ है इनमें P वेव जल्दी रिकॉर्ड किए जाते हैं S वेव के मुकाबले। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो P वेव है इनमें इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो वेव की डायरेक्शन में, जबकि जो S वेव होता है इनमें पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन राइट एंगल्स में। सो जब हमने लेक्चर को कवर किया था फ्री वाले लेक्चर्स में अर्थक्वेक की, जब हमने डिस्कशन किया था उस टाइम पे मैंने ये चीज़ आपको स्पेसिफिकली बताई थी। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बात की कि अर्थक्वेक के जो वेव्स है वो दो तरह के देखने को मिलते हैं, बॉडी और सरफेस। बॉडी वेव के अंदर आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे फर्दर, प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट। तो प्राइमरी वेव जिसे P वेव्स कहते हैं ये सबसे फास्ट मूव करती है और सबसे पहले पहुंचती है सरफेस पर, ठीक है, इसलिए इसे प्राइमरी वेव कहा जाता है। और ये साउंड वेव की तरह सिमिलर होती है। साउंड वेव आपको पता है ना, साउंड वेव का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इस तरह की होती हैं, ये देखिए, ये है लॉन्गिट्यूडनल और ये है ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरह की होती है और इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन देखने को मिलता है। जहां पे जो वेव्स के पार्टिकल है वो पास पास आ जाते हैं तो कंप्रेशन कहलाता है, और जहां थोड़े दूर दूर हो जाते हैं तो वो एक्सपेंशन कहलाता है, राइट। और ये जैसा कि मैंने बताया ये साउंड वेव्स की प्रॉपर्टी है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसलिए हमारे कानों को ये सुनाई देती है, राइट। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ये ऊपर नीचे वाला पोजिशन, तो ये अभी हमको नहीं समझना है, ये मैं साइंस में तो बताऊंगा ही, बट अभी आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ना ये आपको ये बताएगा। जैसे अभी मैं अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करूं तो ये वेव के डायरेक्शन के साथ मूव करती है। इसका फायदा ये होता है कि कोई भी हो सामने, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये मूव करेगी ही करेगी, राइट। ये है लॉन्गिट्यूडनल की बात। यही रीजन है इस तरह के लॉन्गिट्यूडनल वेव होने के कारण, यही रीजन है कि ये सॉलिड में, लिक्विड में और किसी भी तरह का मटेरियल हो, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों तरीके में P वेव मूव करती है। सो P वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में क्यों मूव करती है? क्योंकि प्रोपेगेशन होता है टू एंड फ्रो, जबकि जो पार्टिकल अप एंड डाउन अगर हम देखें राइट एंगल में, तो ये किस तरीके से वेव में देखने को मिलता है, S वेव में। क्या ये चीज़ NCERT में है? ऑब्वियसली है। तो ये चीज़ देखिए, दो तरीके की वेव हैं। P वेव जो है ये फास्टर मूव करती है और सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती है, इस कारण से ये सबसे पहले डिटेक्ट की जाती है। नाम ही है इसका प्राइमरी, इस वजह से ये पहले डिटेक्ट की जाती हैं। प्राइमरी वेव आर सिमिलर टू साउंड वेव, इस कारण से ये तीनों ही मटेरियल में ट्रेवल कर लेती हैं। और यही था। अगेन ये बात जब मैंने गैसियस, लिक्विड और सॉलिड मटेरियल में ट्रेवल करती हैं तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस प्रॉपर्टी बताई है, किस तरीके की वेव की इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसका क्या मतलब है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2।
सो आज के एक वाला क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मे भी इस तरीके से कंसेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन अगेन रिपीट किए जा सकते हैं। और देखिए CAPF के रिगार्डिंग जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी हिस्ट्री सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने थीम सीरीज़ में आई थिंक हमने 4 चैप्टर लगभग कवर किए हैं, जितने भी हैं वो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से, मैं लिंक डाल देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और क्योंकि वहाँ से फिर हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और थीम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थीम्स वाली NCERT CAPF के लिए। हमने लास्ट 3 to 4 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस भी की है CAPF की, तो वो भी आप कंप्लीट करके कवर कर लीजिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लिंकेज से पढ़ेंगे टॉपिक वाइज तरीके से तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।